नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आज सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। नाली विवाद में गई महिला की जान, दबंग पड़ोसी ने चलाई गोली। लवारिस बैग बना लोगों में खौफ का कारण, बम आशंका के चलते डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम भी हुई सक्रिय। देहात क्षेत्र के आंकड़ों की कहानी कुछ इस तरह से, कन्या विद्याधन की हकदार केवल शहरी कन्याएं। और गायत्री स्कूल ने बचाया, स्टेज पर छात्रों ने धमाल, मंच पर नवरस की थीम को किया जीवन। और अब समाचार विस्तार से। ताजनगरी आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने ताजमहल की पार्किंग के निकट विक्टोरिया पार्क के खंबे पर एक लावारिस बैग देखा। बम के अंदेशे के चलते मौके पर डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम को बुलाया गया, पर बैग खोलने पर उसे कागज और स्कार्फ मिला, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। मोहब्बत की निशानी ताजमहल की पार्किंग के नजदीक विक्टोरिया पार्क स्थित एक खंबे पर लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो आनंद फानन में डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम को मौके पर बुला लिया गया। इसके बाद बीडीएस की टीम ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया। एक विक्टोरिया पार्क के पास बिजली के खंबे से एक सूटकेस बंधा हुआ था, तो लावारिस था। सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोगों ने देखा, फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया गया कि कोई बांध गया होगा राहगीर, लेकिन जब कोई उसका वो लावारिस रहा, कोई उसका नहीं आया वारिस ये देखने की किसका है, तो फिर बॉम्ब डिस्पोजल टीम और सब लगा के चेक किया गया। ओपन किया गया तो उसमें कुछ नैपकिन हैं और एक स्कार्फ जो चेहरा बांधने के काम आता है, वो स्कार्फ है। उम्मीद यही की जा रही है कि कोई ताजमहल देखने के लिए कोई यात्री आया होगा और उसने वहाँ बांध के ताजमहल घूमने चला गया होगा। मामला उस समय संज्ञान में आया जब सुबह पार्क में टहलने पहुंचे लोगों ने खंबे में बैग को बंधे देखा तो हड़कंप मच गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ताजमहल के नजदीक होने की वजह से ये सनसनी अधिकारियों के लिए ज्यादा परेशानी का सबब बनी, जिसके बाद बीडीएस टीम द्वारा जब बैग खोला गया तो उसके अंदर कागज और एक स्कार्फ मिला। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। थाना शाहगंज के सिंधी कॉलोनी में नाले को लेकर हुआ शुरू विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें गोली चल गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में खासा आक्रोश है। थाना शाहगंज के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में दो पक्षों में चला आ रहा नाली का विवाद आज खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना सुबह तकरीबन 10 बजे की है, जब सचिन यादव और मृतका के बीच एक बार फिर घर के बाहर बनी नाली को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी पिस्टल से गोली चला दी, जो मीरा देवी को लगी और वे वहीं गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर बाहर आए परिजन मीरा देवी को लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौड़े, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। के विवाद को लेकर कहा सुनी और उसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें एक गीता देवी नाम की महिला है जिसकी मृत्यु हो गई है। परिवारजनों से तहरीर ली जा रही है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी जिसने गोली मारी है वो आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो अभी फरार है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। नरवीर सिंह यादव का लड़का है और सपा का कोई पदाधिकारी बताता है, लेकिन ये पार्टी से कोई इन्वॉल्वेशन शायद ना हो, लेकिन बताता है। जो उसने कई बार लोगों को धमकाया भी है यहाँ पे अर्जुन नगर में, और ये अक्सर हथियारों का प्रदर्शन करता रहा है, लोगों को धमकाता फिरता रहा है। इसके यहाँ वर्क चल रहा था और ये अनलीगली कंस्ट्रक्शन भी करा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी ने कहा कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और एहतियातन क्षेत्र में फोर्स तैनात कर दिया गया है। मुहर्रम के 40वें दिन को उठ रहे ताजिए में अचानक से अफरा तफरी मच गई, जब एक ताजिए का सिरा हाई टेंशन लाइन से छू गया और उसने 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 3 लोग गंभीर हालत में हैं।
बरेली के थाना शाही के मंसूरगंज में सुबह तड़के लगभग 3 बजे ताजियों को लेकर जा रहे जुलूस में अचानक हड़कंप मच गया जब एक ताजिया ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से छू गया और पूरे ताजिए में हाईटेंशन लाइन का करंट उतर आया, जिसने ताजिया ले जा रहे 5 ताजिएदारों को अपनी चपेट में ले लिया। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर 5 ताजिएदार बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ उन 5 ताजिएदारों को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 की हालत गंभीर है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। पूरी घटना हुई है आपके साथ, कैसे झुलस गए? ऐसे झुलस गए थे साहब, पूरे गांव में गश्त घुमाई थी, लेकिन जब थोड़ा सा मोर्चा रह गया था तो वहाँ पे क्या कहते हैं लग्गी वाला दूर था वो आ रहा था। बाकी इतनी देर में क्या कहते हैं जारत में हिलक गई तो वो जारत में जब हिलक गई कैमरे में तार हिलक गया तो उसे दबाया उठाया, वो पता नहीं किस तरीका से उसमें टच हो गया जाके, इसमें तार ढीले थे बहुत। 3 लोग बहुत बेतरह जख्मी हैं, 2 लोग थोड़े और 3 लोग तो बहुत ही जख्मी हैं। तो ये हाई टेंशन लाइट से छू गए जिसमें करंट आ गया और झुलस गए ये लोग? हाँ, और सर 11,000 की लाइन चल रही है और क्या कहते हैं उस लाइन पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई सर्वे करने वाला नहीं आता है, इस तार को टाइट कर दिया जाए। अखिलेश सरकार की कन्या विद्याधन योजना का लाभ इस बार सिर्फ शहर की छात्राएं ही ले सकेंगी। ये हम नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के वो आंकड़े कह रहे हैं, जिसमें अभी तक सदर तहसील से लगभग 2,500 कन्याओं ने फॉर्म जमा किए हैं, जबकि जिले भर की अन्य तहसीलों में कुल मिलाकर इस आंकड़े के आधे भी जमा नहीं हुए। इससे साफ जाहिर है कि गरीब सिर्फ शहर में रहते हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत इंटरमीडिएट पास कन्याओं को 30,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। इस वर्ष इस योजना के फॉर्म 1 दिसंबर से DIOS कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। अभी तक जो फॉर्म शिक्षा भवन में जमा हुए हैं चौंकाने वाले हैं। DIOS कार्यालय में फॉर्म जमा करने के लिए तहसील के अनुसार अलग अलग काउंटर्स बनाए गए। कन्या विद्याधन योजना के सबसे ज्यादा फॉर्म शहर क्षेत्र की सदर तहसील से जमा हुए हैं। इस तहसील से अब तक करीब 2,500 फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि अन्य देहात क्षेत्र की किसी तहसील ने 500 का आंकड़ा तक नहीं छुआ। सदर में 2436 हुए, सदर में ज़्यादा भीड़ नहीं। बाकी खेरागढ़ में 417 हुए और फतेहाबाद में 80 हुए, वहाँ में 458 हुए और एतवार में 158 हुए, करावली में 73 हुए। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है सदर तहसील में सबसे ज़्यादा फॉर्म जमा हुए। हाँ, सदर तहसील ज़्यादा। टोटल कितने का लक्ष्य आगरा में रखा गया है? 9,764। तो कुल सदर तहसील में कन्या विद्याधन योजना के करीब कितने फार्म जमा हुए? 2444। जो और भी विधानसभा वाइज यहाँ तहसील वाइज जमा किए जा रहे हैं उनमें उसमें फतेहाबाद में सिर्फ 50 जमा हुए। ऐसे में क्या मानते हैं कि आगरा में सदर तहसील सबसे ज़्यादा फॉर्म जमा हुए? सदर तहसील में ऐसा है विद्यालय भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ तो ज़्यादा होनी थी। वैसे चौंकाने वाले आंकड़ों में फतेहाबाद तहसील से सिर्फ 80 फॉर्म आज तक आए। कन्या विद्याधन योजना के लिए पात्र छात्राओं की वार्षिक आय 35,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ऐसे में ये आंकड़े कई अहम सवाल खड़े करते हैं। क्या सदर तहसील में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, जबकि ये तहसील शहरी क्षेत्र से ताल्लुकात रखती है, या फिर गांव देहात में गरीबों की संख्या कम हो गई है, या फिर सदर तहसील में कितनी भी आय का प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है? ऐसे सैकड़ों सवाल प्रशासन के सामने खड़े हो गए हैं। मंगलवारों को संस्कारों की पाठशाला गायत्री पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का मंगलवार को दूसरा दिन था, जिसमें हर उम्र के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए PF कमिश्नर श्री मनोज कुमार यादव का भी स्कूल प्रबंधन ने भव्य स्वागत किया।
संस्कृति और संस्कारों की पाठशाला गायत्री पब्लिक स्कूल में नवरस वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हुआ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने म्यूजिक और डांस थिएटर प्रेजेंटेशन देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय काव्य के सभी रसों के आधार पर डांस और म्यूजिक का आयोजन किया गया। कोई बच्चा 16 श्रृंगार कर सुशोभित नजर आया तो किसी ने प्रचंड नृत्य कर लक्ष्मीबाई की वीरता दिखाई। कार्यक्रम में बच्चों ने योग और करुण रस का भी परिचय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार यादव पीएफ कमिश्नर ने किया। अतिथि देवो भवः की परंपरा निभाते हुए स्कूल के प्रबंधक प्रद्युमन चतुर्वेदी और गायत्री डेवलपर के चेयरमैन हरिओम दीक्षित ने अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। 9 डिफरेंट इमोशंस जो होते हैं, 9 रस होते हैं, उस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चों ने फेरी लाइन गार्डन कार्यक्रम अभी प्रस्तुत किया। टोटल 800 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका इंटेंशन यही है कि बच्चों की जो प्रतिभा है, बच्चों का जो डांस है, म्यूज़िक है, पढ़ाई के अलावा जो एस्पेक्ट्स होते हैं तो उनको कवर किया जाए और उनको स्टेज पे बच्चों को लाया जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। और क्या पता इसी श्रृंखला में हमें कोई आगरा से कोई आर्टिस्ट, कोई म्यूजिशियन, कोई थिएटर पर्सन मिले तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही इतना बड़ा आयोजन किया। मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि गायत्री पब्लिक स्कूल और टीम जीपीएस ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सुंदर कार्यक्रम देखने का मौका मिला मुझे। छोटे छोटे बच्चों का जो मैंने अभी नर्सरी और उसके अबव बच्चों का जो प्रोग्राम देखा, स्पेशली जो सेलिब्रेशन और हॉलीडेज़ वाला है, खासकर जो बच्चों की अब छुट्टियाँ हो रही हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी है वो उनकी जो प्रोग्राम है उसमें भी उनके चेहरे पे साफ झलक रही है। तो मैं सही अभिभावकों को और बच्चों को यह कहना चाहूँगा 10 दिन खूब घूमें फिरें, एंजॉय करें और पूरी एनर्जी लेके वापस आएँ और फिर से स्कूल में उतने ही मन लगा के पढ़ाई करें। ये एनुअल फंक्शन है और इसमें सारे बच्चे, मैगजीन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 3 दिन का एनुअल फंक्शन है और जो भी बच्चे पूरे साल में पढ़ाई करते हैं और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जो करते हैं उन सबको परफॉर्म करने का यह मौका मिलता है। इसलिए हर साल हम ये एनुअल फंक्शन गायत्री पब्लिक स्कूल। कार्यक्रम के दूसरे दिन वार्षिकोत्सव की थीम नवरस के अनुसार बच्चों ने हर एक रस को प्रेजेंट किया, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, भयानक रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, वीरभत्स रस और हास्य रस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में हर उम्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। मंच पर कुल 1200 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और कार्यक्रम के जरिए मौजूद लोगों को नवरस का महत्व बताया और योगा प्रस्तुति दे लोगों को योगा के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूल की प्रेसिडेंट राधा रानी जी, प्रिंसिपल कल्याणी दीक्षित जी और गायत्री शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी भी मौजूद रहीं। ताजमहल पर बीते शुक्रवार नमाज की आड़ में बांग्लादेशी पर्यटकों के घुसपैठ मामले को लेकर एएसआई के आला अधिकारी काफी चिंतित हैं। लेकिन ताज पर नमाज के लिए बनाए गए नियम कानून तक की जानकारी पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एएसआई किस तरह ताजमहल को संरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले देख लेने दीजिए, क्योंकि ये कल ही मुझे पता चला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नमाज के लिए किस तरह खोलना है, किसके लिए खोलना है, वो एक बार देख लूँ तो फिर हम जो भी उसमें क्लैरिफिकेशन है उसमें एसए साहब को इशू कर देंगे। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। थाना न्यू आगरा के नगलाबदी में चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया और पुलिस को एक नई चुनौती दी। पुलिस के तमाम दावे उस समय खोखले साबित हो गए जब चोरों ने थाना न्यू आगरा के विद्यानगर में एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना बीती रात की है, जब विद्यानगर में रहने वाले दंपति घर से बाहर गए हुए थे। तभी चोरों ने मौका पाकर गेट का ताला तोड़कर घर में रखा कीमती सामान पार कर दिया। सुबह घर पहुंचने पर डॉक्टर दंपति को घटना की जानकारी हुई। हम तो गाँव में तो 2 दिन हो गया, पहले किराएदार रहते थे, कोई किराएदार भी नहीं है, पूरा मकान खाली था। तो पहले तो बाहर का गेट तोड़ा, उसके बाद अंदर के 4-5 कुंडियां तोड़ी। जो सामान हमारा रखा था, कुछ पैसे रखे थे, वो सब यहाँ पर किचन का भी पूरा सामान, सिलेंडर वगैरह, छोटी मोटी चीजें।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, पर देखना ये होगा कि पुलिस इन शातिर चोरों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है। 23 करोड़ से संवारा जाएगा अब ताज। जी हां, ताजमहल की साफ सफाई का जिम्मा लेकर भूल चुकी ओएनजीसी को दोबारा ताज की याद आ गई है, जिसको लेकर ओएनजीसी ने ताजमहल की सफाई और रखरखाव के लिए 23 करोड़ की धनराशि जारी की है, जिससे जल्द ही ताज का कायाकल्प किया जा सकेगा। ताजमहल की साफ सफाई का भार ले चुकी ओएनजीसी को महीनों बाद ताज की सुध आ ही गई, जिसके लिए ओएनजीसी ने ताजमहल की साफ सफाई के लिए 23 करोड़ की धनराशि जारी की है, जिसको उपयोग में लाकर जल्द ही ताजमहल को सहेजा जाएगा। ऐतिहासिक इमारत की लोकप्रियता को देखते हुए ओएनजीसी ताजमहल की साफ सफाई को लेकर ताज को गोद लिया है, लेकिन बीते कुछ समय से ओएनजीसी ताज की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन एएसआई के हस्तक्षेप के बाद ओएनजीसी ताजमहल की साफ सफाई को लेकर 23 करोड़ की बड़ी धनराशि जारी कर चुकी है, जिसको जल्द ही ताजमहल की सफाई के लिए खर्च किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक प्रवीण श्रीवास्तव मंगलवार को ताजमहल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल में पाई गई कमियों को जल्द ही दूर करने के आदेश दिए। वहीं यमुना पार कर मेहताब बाग की सुध भी ली व मेहताब बाग को जल्द ही ठीक कराने का आश्वासन दिया। ऐतिहासिक ताजमहल का रूटीन निरीक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक प्रवीण श्रीवास्तव मंगलवार को ताजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल की टिकटिंग, पर्यटकों की आमद और संरक्षण का जायजा लिया। वहीं उन्होंने मेहताब बाग पहुंचकर मेहताब बाग में फैली विसंगतियों को दूर करने और विकास कराने की बात कही। ये रूटीन दौरा है, इसमें ऐसा कोई खास वजह से नहीं, थोड़ा यहाँ पे जो काम चल रहा है उसको देखने के लिए और मेहताब बाग का थोड़ा काम देखने के लिए, बस इस रूटीन दौरा था। इसमें सर, हाल ही में एक मामला सामने आया था ताजमहल में नमाज के बहाने जो बांग्लादेशी प्रवेश कर गए थे, तो सर क्या मानक है कि ताजमहल में जो शुक्रवार की नमाज होती है उसमें स्थानीय मोमडन समाज के लोग जा सकते हैं या फिर आगरा से बाहर या उस देश से बाहर के लोग भी जा सकते हैं? तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले देख लेने दीजिए, क्योंकि ये कल ही मुझे पता चला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नमाज के लिए किस तरह खोलना है, किसके लिए खोलना है, वो एक बार देख लूँ तो फिर हम जो भी उसमें क्लैरिफिकेशन है उसमें एसए साहब को इशू कर देंगे। ताजमहल निरीक्षण पर आए एएसआई महानिदेशक के साथ एएसआई के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही महानिदेशक के आगमन से पूर्व ही एएसआई अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी दुरुस्त रखी थी। ताज के रूटीन निरीक्षण पर आए एएसआई महानिदेशक प्रवीण श्रीवास्तव ने ताजमहल में करीब 1 घंटा बिताया, ताजमहल के संरक्षण और सुरक्षा का जायजा लिया। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र।
हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा। और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अगली खबर की। ताजमहल को भविष्य में सोलर लाइट मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत सरकार सोलर एनर्जी के जनरल सेक्रेटरी तरुण कपूर मंगलवार को ताजमहल पहुंचे, जो उन्होंने ताज के मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित कर ताज में सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की बात कही। वहीं ताजमहल पर सोलर व्हीकल चलाने का भी सुझाव रखा। ताजमहल की वजह से आगरा को TDZ जोन के तहत 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं, लेकिन आज तक 24 घंटे कभी भी ताजमहल को विद्युत आपूर्ति नहीं मिली है, जिसे देखते हुए अब भारत सरकार ताजमहल पर सोलर लाइट प्लांट लगाने का मन बना रही है। जिसे देखते हुए भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव तरुण कुमार ताजमहल का निरीक्षण करने आए और उन्होंने ताजमहल को जल्द ही सोलर लाइट देने की बात कही। आगरा हम आए हैं ये देखने के लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ अधिक से अधिक इस्तेमाल कैसे हो सकता है और ख़ास करके सोलर का यहाँ बहुत उपयोग हो सकता है। तो आगरा को सोलर सिटी भी डिक्लेयर किया गया है, जिसमें ये एम है कि जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उसकी यूज़ 10% कम किया जाए। ताजमहल की अपनी लाइटिंग में भी हम सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्या यहाँ पर कितने लोकेशन ऐसी हैं जहाँ इसमें लाइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। ताजमहल में सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम के सचिव तरुण कुमार ने ताजमहल के कुछ महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित किए, जहां सोलर लाइटें, सिक्योरिटी पॉइंट्स इत्यादि पर सोलर विद्युत आपूर्ति दी जा सके। ताजमहल को सोलर लाइट मिलने के बाद ताजमहल 24 घंटे लाइटों से जगमगाएगा और ताजमहल की सिक्योरिटी में विद्युत कटौती का अड़ंगा भी नहीं लगेगा, जिससे ताजमहल की कई विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं अब दूर हो सकेंगी।
हाईकोर्ट के आदेश थे कि किसी भी माननीय या अन्य के वाहनों पर लाल नीली बत्ती को समय रहते उतार लिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी संभागीय परिवहन अधिकारी को सौंपी गई थी। विभागीय अधिकारियों ने इस ओर अभियान चलाने का बयान भी दिया था, लेकिन ये अभियान कहां, कब और किस स्थिति में चल रहे हैं किसी को नहीं पता। बावजूद इसके सड़कों पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना खुलेआम की जा रही है। आगरा एमजी रोड पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना खुलेआम की जा रही है, जिसकी किसी को भी परवाह नहीं। दूसरी तरफ जिस विभाग पर इसे रोकने की जिम्मेदारी थी वह हवाई वादे और बातें कर रहा है। मीडिया में बयानबाजी करने के बावजूद भी आरटीओ विभाग लाल नीली बत्तियों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है, या ये कहे कि आरटीओ अधिकारियों ने इन बत्तियों को उतारने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। वो तो सिर्फ झूठे वादे और हवाई ख्यालात पकाते नजर आते हैं। आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों ने जगह जगह इन्हें उतारने के लिए अभियान चलाए थे, जो कि बिल्कुल झूठ है। हकीकत में सड़कों पर कोई अभियान चला ही नहीं, क्योंकि अभियान चला होता तो सड़कों पर वाहनों के ऊपर ये बत्तियां नहीं दिखती। और जिस अभियान की वो बात कर रहे हैं वो शायद उनके कागजी रास्तों पर चला हो तो पता नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता कल्याण परिषद द्वारा यूथ हॉस्टल सभागार में उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में उपभोक्ताओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें जागरूक किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता कल्याण परिषद ने यूथ हॉस्टल सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें जनपदीय सत्र न्यायाधीश शशिकांत उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं संगोष्ठी के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों और कानूनी समानता पर विचार विमर्श किया गया। आज का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग जिस दिवस को मनाते हैं, आज के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था और इसलिए हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके साथ में एक कानून जो उपभोक्ता हितकारी होता है उस पर भी चर्चा होती है। आज का जो विशेष कानून है वो जनहित गारंटी कानून है उत्तर प्रदेश का, जिसमें सरकार की सेवाओं को गारंटीड पीरियड में गारंटी तरीके से जनता को उपलब्ध कराने के लिए आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है। उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी में भाग लेने आए न्यायाधीश शशिकांत उपाध्याय ने उपभोक्ताओं को हाल ही में पारित हुए कुछ उपभोक्ता संबंधी कानून की जानकारी दी, जिसकी सहायता से अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से अपने आप को उपभोक्ता सुरक्षित रख सके और भविष्य में अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने में उपयोग बातों को हमेशा याद रखे। ट्रैफिक पुलिस लोगों से यातायात नियम का पालन कराने के लिए इस कदर उतारू है कि किसी भी मजबूरी को नहीं देख रही। जहां अपने मरीज के लिए दवा लेने गई एक महिला की गाड़ी बिना उसे बताए ट्रैफिक पुलिस वालों ने रिकवरी वैन पर ढो दी, लेकिन लाख मनाने पर भी ट्रैफिक पुलिस को उसकी मजबूरी नहीं दिखाई दी। अभी क्या घटना आपके संग घटी, क्या हुआ है? ये इन लोगों की बदमाशी चल रही है। ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल में गार्ड को मैंने बोला कि मुझे 2 मिनट के लिए अंदर जाना है और बस दवा लेके मैं 2 मिनट में वापस आई। गार्ड से मैंने पहले परमिशन ली कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे खड़ा करने दीजिए क्योंकि बहुत जल्दी है मुझको, मेरा पेशेंट अंदर एडमिटेड है। और इन्होंने क्या किया, मेरे अंदर जाते ही पहले मुझे लिफ्ट पे रोका गया कि पास दीजिए, जानबूझ के इन्होंने मुझे रोका। मैंने बोला भाई साहब बहुत जल्दी है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस किसी के भी साथ आ सकते हैं कि जल्दी में आपको अंदर जाना पड़े। पहले गार्ड ने वहाँ पे लिफ्ट पे रुकवाया गया, फिर स्टेयर पे रुकवाया गया। उसके बाद जब जैसे जैसे मैं ऊपर पहुंची वहाँ से लौट के इतनी देर में उन्होंने गाड़ी ठीक से पहुँच भी नहीं पाई कि उन्होंने गाड़ी मेरी वापस लौट गई तो गाड़ी गायब थी वहाँ पर। कौन ले गया आपकी? ये पता नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि कोई 5 नंबर गाड़ी यहाँ से गाड़ी उठा के, हाँ पुलिस वालों की गाड़ी। आपको कोई सूचना दी गई पुलिस वालों ने? नहीं, कोई सूचना नहीं। सीधे के सीधे 2 मिनट के अंतर में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट के अंतर में गाड़ी गायब थी वहाँ से। दवा हाथ में लगी और दवा लेके मैं ये सारे पुलिस वाले उठा के ले गए ना। क्या कर रहे हैं, पेशेंट को देखे कि गाड़ी को देखे? क्या मतलब ये अमानवीयता ये करते रहते, इनको इतना भी नहीं पता है कि पेशेंट वहाँ पे पड़ा है, इंसान को दवा लेके जाना है, उसके लिए कम से कम इतना तो हो कि गार्ड को ये कह के रोक देना चाहिए था कि इनको ये दवा लेने के लिए जाना है, मुझसे परमिशन ली है। अगर मेरे पास इतना ही टाइम होता तो मैं जाके पार्किंग में खड़ा नहीं करती गाड़ी। अब आगरा शहर में युवाओं पर HIV फोबिया सिर चढ़कर बोल रहा है, तभी तो जिला अस्पताल के परामर्श केंद्र पर हर महीने सैकड़ों युवा HIV परीक्षण कराकर काउंसलिंग करा रहे हैं। फिर भी बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष HIV पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है।
पिछले कई वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही एड्स जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसके साथ ही कई एनजीओज भी इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे शहर के युवा HIV जांच के लिए हर रोज जिला अस्पताल पहुंचते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एड्स कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर विकास गुप्ता के मुताबिक हर रोज आने वाले लोगों में युवाओं की संख्या ज्यादा रहती है। HIV जांच से पहले रोगी की प्री टेस्ट काउंसलिंग कराई जाती है और जांच रिपोर्ट के बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। ऑन एन एवरेज अगर एक महीने का अगर आप देख लेते हैं तो हम अगर रिकॉर्ड अपना देखते हैं 2013 का, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक हमारे पास लगभग 4500 टेस्ट हुए हैं। तो 4500 टेस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो मेरे हिसाब से 400 पौने 400 करीब टेस्टिंग है। तो पर डे का अगर आप मिला लेते हो तो 15 टेस्ट के करीब होते हैं। तो 15 टेस्ट तो हमारे पास होते ही हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जैसे जनवरी से नवंबर तक का 124 केस अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार जिला अस्पताल में HIV जांच निःशुल्क होता है। इस जांच की रिपोर्ट भी 15 मिनट में रोगी को सौंप दी जाती है। HIV जांच की रिपोर्ट पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। काउंसलर्स के मुताबिक रैपिड टेस्ट के बाद रोगी को HIV पॉजिटिव होने पर स्पेशल ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाता है। इस वर्ष नवंबर माह तक जिला अस्पताल में करीब 5000 लोग एड्स परीक्षण करा चुके हैं, जिसमें से करीब 125 लोग पॉजिटिव पाए गए। पिछले वर्षों की अपेक्षा अब नवविवाहित भी HIV जांच में रुचि दिखाने लगे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर युवा एड्स होने की आशंका के डर से HIV जांच कराने आते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष दीपक ढल ने महानगर की नई कार्यकारिणी गठित की। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर संपन्न हुए कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों का महानगर अध्यक्ष ने स्वागत किया। गरीब बच्चों को किताब पेंसिल बांटने का, कॉपी किताब बांटने का कार्यक्रम है, एक स्थान वितरण का कार्यक्रम है, कई हवन यज्ञ का कार्यक्रम है, कई गोष्ठियों का कार्यक्रम है, कई प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में और महानगर में आयोजित किए जाते हैं। स्वस्थ और बेजार होने के लिए हवन का सवेरे आगरा में जब से मोदी जी की विजय संग्राम रैली हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता भी बहुत कम नजर आ रहा है। बूथ पे जो काम चल रहा था वो भी रुक गया है। एक तरह से क्या मानते हैं कि मोदी की रैली के बाद वोट बैंक एकदम से तब्दील हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कम हो गया, लेकिन ये पीरियड हमारा बूथ कमेटी गठन का पीरियड, हल्ला गुल्ला और मीटिंगों का कार्यक्रम करने का समय नहीं। हमने कार्यकारिणी में सभी समाज को स्थान दिया है और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी समाज का उसमें समायोजन किया गया। आज महानगर अध्यक्ष जी, विधायक जी और प्रदेश के नेता अग्निहोत्री जी सभी लोग कार्यकारिणी के स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित थे और जिसमें एक बैठक भी की गई। इसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर युवा मोर्चे के द्वारा कल कारवान गली में बच्चों को साक्षरता अभियान के रूप में किताब पेंसिल बांटी जाएंगी और साक्षरता अभियान के रूप में उनको पढ़ाई के रूप लिए जागरूक किया जाएगा। और शाम को सेंट जॉन चौराहे पे 4:30 बजे 89 दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करके और 81 किलो का लड्डू बांटकर अटल जी की दीर्घ आयु के लिए भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 89वें जन्म दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा शहर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय पर मीटिंग कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। पूरे देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर महिला मोर्चा रंगोली बनाएगा कमल का फूल, और उसी दिन वो हथेली पे मेहंदी का भी कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा और जगह जगह पर झंडा लगाने का अभियान करेगा। और उसी श्रृंखला में एक रैली हम लोगों की बहुत बड़ी होने वाली है, नारी सम्मान यात्रा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में इसका होने का है और जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा। किसी विशेष जगह से या तो मैं अभी 1 जनवरी को ये स्टार्ट करूंगी और 30 जनवरी तक ये चलेगा। पहला जो रैली है इसका आयोजन का लक्ष्य क्या रखा गया, क्या उद्देश्य है? लक्ष्य ये है जन जागरण। एक जिले पे जाके दूसरे जिले पे छोड़ेंगे, दूसरे जिले से दूसरी जगह जाएगी। इस तरह करके मैं अपने प्रदेश की बहनों को कार्यभार इसको बांटूंगी और जगह जगह पर ये कमल का अभियान, कमल मेहंदी, कमल
रंगोली और झंडा लगाने का और एक टिफिन बैठक, जिसमें हम 10-20 भाई बहन बैठ के टिफिन बैठक में एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे और आपसी भाईचारा और समरसता का। विश्वविद्यालय परिसर में कई महीनों से चल रही छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट 24 दिसंबर को कुलपति और प्रशासन की मीटिंग के बाद थमने के कयास लग रहे थे, लेकिन इस दिन भी चुनाव को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, जिससे छात्र नेताओं में आक्रोश फैल गया। आज यहाँ सुबह से ही छात्र संगठन के लिए सारे दलों के लोग रुके हुए थे, छात्र नेता रुके हुए थे। आज भी उसकी डिक्लेयर नहीं हुई थी। क्या मानते हैं आपके विश्वविद्यालय प्रशासन क्या मनता है? आज विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल सुबह बीसी साहब से मिला, छात्रों की समस्याओं को लेकर हमने अवगत कराया। साथ ही छात्र संघ चुनाव की तिथि बहुत जल्द घोषित हो, इसलिए भी हम लोग मिले। बीसी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग चुनाव कराएंगे। विद्यार्थी परिषद पूरे दमखम के साथ इस बार भी चुनाव के लिए तैयार है। अगर जल्द ही डेट घोषित नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आज जिस तरीके से उस दिन कुछ समय पहले विश्वविद्यालय ने मीटिंग करी थी कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव 24 तारीख को घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय की अभी तक कोई डेट नहीं है। छात्र यहाँ से डटे हुए थे, सभी छात्र सभी संगठन डटे हुए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन मुझे लग रहा है कि लग नहीं रहा है छात्र संघ चुनाव कराने का, लेकिन हम लोग सामाजिक छात्र सभा की तरफ से निर्वेश शर्मा महानगर अध्यक्ष, मैं खुद ये आप लोगों से के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन में, अगर कल तक विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषणा नहीं करती है तो सामाजिक छात्र सभा इसका विरोध करेगी। माननीय मुख्यमंत्री से विश्वविद्यालय अधिकारियों से शिकायत भी करेगी और समय आने पर अगर पड़ा तो हम लोग धरना भी। तो फिलहाल बुलेटिन में रुक रहेंगे एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 94122
64038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतैना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद आज न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागरिक प्रचारणी सभागार में मंगलवार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया और बीएचयू में पढ़े सभी पूर्व छात्रों ने भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मालवीय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके उद्देश्यों को याद करते हुए अपने जीवन में उन्हें लागू करने का प्रण लिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उन्हीं के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले पूर्व छात्रों ने मालवीय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर नागरिक प्रचारणी सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें आगरा के हित में कार्य करने के लिए बीएचयू नाम की एक सोसाइटी का गठन किया गया। ये बीएचयू एक्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आगरा का ये पहली बार आयोजित किया गया कार्यक्रम। इसके पहले मेडिको द्वारा कार्यक्रम किया जाता था। पर्टिकुलर इसमें नॉन मेडिको स्टूडेंट सब मिला करके करीब 300 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम आगे ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर आगरा एंड सराउंडिंग एरिया में रिलेटेड जो हम फैमिली वेलफेयर हो या इस तरह का कोई भी वेलफेयर हो, इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं। हम लोग सैनिटेशन कैंप लगाना चाहते हैं, मेगा आई कैंप लगाना चाहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं। पर्टिकुलर जो निर्बल या इस तरह निसहाय वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई पढ़ाई का इस तरह का इंतजाम करना चाहते हैं। उस दिन से ये कार्यक्रम हम लोगों का साल भर चलता रहेगा। हर 2-3 महीने पर हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे जो आगरा और सराउंडिंग एरिया की जो जनता को जरूर इससे लाभ होगा। सभागार में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वो छात्र मौजूद रहे जिन्होंने कभी वहां से शिक्षा प्राप्त की थी और आज अच्छे ओहदों पर बैठे हैं और आगरा के निवासी हैं। इसलिए इन सभी पूर्व छात्रों ने मिलकर बीएचयू एक्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई है, जो भविष्य में आगरा के हित में कार्य करेगी। भारतीय डाक विभाग ताजनगरी में हर डाक ग्राहक को बेहतर सहूलियत पहुंचाना चाहता है। इसी उद्देश्य के चलते विभाग शहर के कोने कोने में डाकघर खोल रहा है, लेकिन ताजमहल की सीमा परिधि में खोले गए डाकघर का लाभ ताजमहल के नियमों के कारण लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए विभाग जल्द उपाय खोज रहा है। डाक विभाग ने ताजगंज में डाक ग्राहकों के लिए एक डाकघर को खोल दिया है, जिसका लाभ पर्यटकों के अलावा किसी और को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो डाकघर ताजमहल की सीमा परिधि में आता है, जिसके अंदर हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती और यदि आपको डाकघर का कोई भी काम करना हो तो उसके लिए ताजमहल का टिकट लेना पड़ता है, जिस वजह से हर कोई इस डाकघर की जगह दूसरे डाकघर को तलाशता नजर आता है। मैं सीआईएसएफ कमांडेंट साहब से एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि वेस्टर्न गेट पर जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसमें कुछ ऐसी बारकोडिंग लगा करके पब्लिक को एंट्री बिना ताजमहल में एंट्री किए कुछ उसमें व्यवस्था बन सकती है तो बनवा देंगे। वहीं डाक अधिकारी भी समस्या को निपटाने के लिए एसआई अधिकारियों से बात करने की सोच रहे हैं, ताकि एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सके जिससे डाकघर में हर आमो खास की आवाजाही हो सके और ताजमहल की सुरक्षा भी बरकरार रहे। आगरा क्राफ्ट बाजार मेले में आए दिन देश भर के हस्तशिल्पी कलाकार बिक्री न हो पाने से मायूस दिख रहे हैं। ज्यादातर कलाकारों का रोना है कि शहरों में बढ़ते मॉल्स और शोरूम ने उनके व्यापार को चौपट कर दिया है, जबकि क्राफ्ट बाजार का सामान कलाकारों ने दिन रात एक कर मेहनत से तैयार किया है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए शहर में आगरा क्राफ्ट बाजार के नाम से मेला लगाया गया है। आगरा कॉलेज हॉस्टल ग्राउंड पर लगे क्राफ्ट मेले में खरीदार कम ही आ रहे हैं,
जिसकी वजह से हस्तशिल्पियों को मायूस होना पड़ रहा है। क्राफ्ट मेले में देश भर से हस्तशिल्पी भाग लेने आए हैं। कलकत्ता से आई महिला शिल्पी के मुताबिक आगरा में उन्हें मायूसी देखने को मिली है। ऐसे कई हस्तशिल्प कारीगर मेले में आए हैं जो ग्राहकों की मांग के अनुरूप सामान तैयार करके बेच रहे हैं। मीडियम क्लास हो रही है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा, जैसी होनी चाहिए, जिस अपेक्षा के साथ आए थे उस अपेक्षा से हो रही है क्या? नहीं, ये है कि अपना काम खर्चे लायक चल रही है, इतना बुरा भी नहीं है कि परेशान ना होंगे, ठीक ठाक निकल जाएगा। ये आगे देखो और दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। कब तक चलेगा मेला? ये आपका 29 तक चलेगा। 20 नहीं, जो सुन के आए थे दूसरे से, जो नहीं आए थे, बहुत अच्छा सेल होता है इनका। आके अभी देख रहे हो, जैसा सुन के आए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जी। इस माल को आप खुद बनाते हैं या बना हुआ खरीद के लाते हैं? नहीं, खुद बनाती हूँ, रॉ मटेरियल्स लाती हूँ, उससे खुद हैंड टू हैंड बनवा के बेच भी रही। ऐसा नहीं है कि मेले में सामान की कमी हो, लेकिन शहरों में बढ़ते मॉल्स और शोरूम ने इन शिल्पियों के कारोबार को छीन लिया है। आज के बदलते दौर में लोगों का रुझान मेलों की अपेक्षा मॉल्स में ज्यादा हो गया है। क्राफ्ट मेले में कपड़ों से लेकर लकड़ी तक के बेहतरीन सामान मौजूद हैं, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के अभाव में मेले की जानकारी लोगों को नहीं होती, जिसकी वजह से देश भर के शिल्पी ताज नगरी के मेले में उदास ही नजर आ रहे हैं। श्रीनाथ जी सेवा समिति का 12वां रैन बसेरा बिजलीघर चौराहे पर मंगलवार सुबह खोला गया, जिसमें ठिठुरती सर्दी से बचने के लिए सारे इंतजामात मौजूद हैं। इस रैन बसेरे का लाभ फुटपाथ पर जीवन जीने वाले गरीब लोगों के साथ बिजलीघर बस अड्डे पर आने वाले मुसाफिर भी ले सकेंगे। शिवाजी मार्केट और श्रीनाथ जी सेवा समिति के सहयोग से बिजलीघर चौराहे पर 12वां रैन बसेरा लगाया गया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ चिकित्सक राकेश मोहनिया ने गरीब वृद्ध को रजाई उड़ाकर किया। वहीं इस मौके पर मौजूद समाज सेवी श्याम भोजवानी ने बताया कि शिवाजी मार्केट हर साल ठंड में फ्री चाय वितरण कराती है। ऐसे में यहाँ रैन बसेरा का खुलना गरीबों के लिए बहुत ही राहत पहुँचाएगा। शिवाजी मार्केट एसोसिएशन द्वारा प्राचीन मंदिर श्री हनुमान मंदिर पे एक रैन बसेरे का आयोजन किया गया है और हर साल की तरह इस साल भी शिवाजी मार्केट एसोसिएशन ऐसे पावन पुण्य काम करती रहती है। और आज बाकीलाल माहेश्वरी जी, डॉक्टर राकेश मोहनिया जी, सब लोग संवाद लोगों को बुलाया था, उनके द्वारा रैन बसेरे का उद्घाटन किया गया था। आप देख रहे हैं नर सेवा नारायण सेवा, इस कड़ी में ऐसे शुभ कार्य होते रहे। निश्चित रूप से श्रीनाथ निःशुल्क जल सेवा जिसके हम सदस्य हैं और शिवाजी मार्केट एसोसिएशन, इन दोनों के सहयोग से ऐसा आगरे का चौराहा, बिजलीघर का चौराहा, यह बहुत आवश्यकता थी रात्रि रैन बसेरे की। यहाँ हर तबके का आदमी आता है और यहाँ पे प्राचीन मंदिर हनुमान जी का, यहाँ पे बहुत पुनीत कार्य है। हमारे श्याम जी पेंगोरिया, श्याम जी भोजवानी, मोनिया जी, तमाम सुंदर सिंह भोजवानी करते हैं, उन्हीं के देख रेख में यहाँ पे रैन बसेरा खोला गया। श्रीनाथ जी सेवा समिति अब तक 12वें रैन बसेरे लगा चुकी है, जिसमें शहर के समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और समिति और समाज सेवियों के सहयोग से जो रैन बसेरे लगाए जा रहे हैं, वो रैन बसेरे ठिठुरती ठंड में सड़कों पर जीने वाले लोगों को किसी भगवान के वरदान से कम नहीं है। साथ ही इन रैन बसेरों को बस अड्डों के नजदीक खुलने से मुसाफिरों को भी ठंड में रुकने का एक ठिकाना मिल जाएगा। क्रिसमस का इंतजार कुछ घंटों का रह गया है। खुद जान देकर मानवता को नया जीवन देने वाला मसीहा मध्य रात्रि में अवतरित होगा। ऐसे प्रभु यीशु के स्वागत को शहर भर के चर्च आकर्षक तरीके से सजाए गए हैं। मंगलवार घड़ी की सुइयों के मिलते ही यीशु के प्रेम करुणा की बारिश क्रिसमस की खुशियां बनकर चारों ओर बिखरेंगी। सेंट पीटर्स परिसर स्थित निष्कलंक माता के महागिरजाघर में मंगलवार रात 11 बजे से क्रिसमस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज सहित क्रिसमस ट्री की मांग भी बाजार में चरम पर रही।
चाहे कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, इंसान को हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। हमारी एक गलती हमारे संबंधों और करियर दोनों पर असर डाल सकती है। कुछ इसी तरह का अति उत्साह देखने को मिला वैशाली की जनसभा में, जब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की, जिसमें वो खुद को फंसता देख अब संशोधित बयान देते नजर आ रहे हैं। ये जब मरेगा वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि ये बिना हड्डी की जुबान बड़ी बेरहम है, कब फिसल जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के साथ। वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते समय अचानक उनको इतना जोश आया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी हत्या नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। आप मानिए या ना मानिए, नरेंद्र मोदी को अगर 40 में 40 सीट बिहार में नहीं दिए तो नीतीश कुमार की खात्मा नहीं होगी। इसका प्राण उसी नाभि में टिका हुआ है। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ये जब मरेगा वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सफाई देते हुए उनका एक बयान और आया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक सफाई से था। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के खात्मे के लिए उनकी पार्टी को बिहार की सभी 40 सीटों से हराना जरूरी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार की हत्या नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। मैंने सरेआम मन से कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या नरेंद्र मोदी के हाथों होगी जब बिहार की जनता 40 की 40 सीटें जिता करके देगी। अब गिरिराज सिंह जी, आपने तो अति उत्साह में बोल दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बयान की निंदा कैसे की गई है? चलिए आपको बता दें कि जेडीयू के नेता अनवर अली ने आपके बयान पर घोर आपत्ति जताई है। पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के खात्मे के लिए उनकी पार्टी को बिहार की सभी 40 सीटों से हराना बेहद जरूरी है। आप मानिए या ना मानिए, नरेंद्र मोदी को अगर 40 में 40 सीट बिहार में नहीं दिए तो नीतीश कुमार की खात्मा नहीं होगी। इसका प्राण उसी नाभि में टिका हुआ है। इन मंत्री जी का कहना था कि नीतीश कुमार की जान लोकसभा की इन्हीं 40 सीटों में अटकी हुई है। जब गिरिराज सिंह जी ने खुद ही अपने बयान में खुद को फंसते देखा तो अब सफाई देने के मूड से कहने लगे, पहले तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मेरा मतलब सिर्फ राजनीतिक सफाई से था। गौरतलब है कि इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने नीतीश पर प्रहार करते हुए आरोप लगाए थे कि वो ईर्ष्या करने वाली किसी देहाती औरत की तरह मोदी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी एक खूबसूरत इमारत जिसे देखकर बरबस ही एक कशिश पैदा होती है, जिसकी तामीर मुगल बादशाह अकबर ने करवाई। आगरा से 26 किलोमीटर दूर मौजूद है ये इमारत, जिसका सदरी दरवाजा बुलंद दरवाजा कहलाता है। सन 1570 ईस्वी से 1582 ईस्वी तक तकरीबन 12 साल के बाद इस खूबसूरत इमारत की तामीर मुमकिन हो पाई। 9 किलोमीटर के दायरे में फैली खूबसूरत इमारत फतेहपुर सीकरी, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया। वहीं अगर बुलंद दरवाजे की बात की जाए, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, जो 280 फुट ऊंचा और करीब 167 फीट लंबा और 90 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे 52 सीढ़ियों से गुजरने के बाद ही पार किया जाता है, जिस पर 19 गुंबदें बनी हुई है। गुजरात की लड़ाई के बाद इस दरवाजे का निर्माण कराया गया। ये लाल पत्थर से बना हुआ है। इस दरवाजे पर कुरान पाक की आयतें भी लिखी हुई हैं। कहा जाता है कि मुगलिया दौर में घोड़ों के बीमार होने पर उनकी नाल इस दरवाजे पर लगा दी जाती थी और मन्नत पूरी होने पर घोड़े ठीक हो जाते थे। इस बुलंद दरवाजे की 52 सीढ़ियों को पार करने के बाद ही इस खूबसूरत इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाता है। अंदर दाखिल होने पर ठीक सामने सफेद संगमरमरी चिश्तिया दरबार दिखता है, जो कि इस बुलंद दरवाजे के ठीक सामने बना हुआ है।
जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में चल रही 6 दिवसीय सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का दूसरा दिन भी रोमांच से भरा रहा। भारत समेत खाड़ी देशों से आए बास्केटबॉल के स्कूली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का अनूठा अंदाज पेश कर बास्केटबॉल प्रेमियों को अपनी प्रतिभा का मुरीद बना लिया। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में 6 दिवसीय सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से 56 और खाड़ी देशों से 7 टीमें मिलकर 63 टीमें अपनी खेल भावना और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। खिलाड़ियों की फुर्ती, संतुलन, आपसी सामंजस्य, लक्ष्य और अचूक निशाना, जोश, जज्बा, उत्साह, उमंग और डिसीजन पावर देखकर खेल प्रेमी रोमांचित, पुलकित व मग्न दिखे। वहीं इस मौके पर आए COIG जोन स्टाफ ऑफिस विजय कपिल ने यहाँ आए सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। थैंक यू आगरा, थैंक यू दिस जॉन मिल्टन, थैंक यू मिस्टर विनोद बंसल साहब। इतना भव्य, इतना बढ़िया प्रोग्राम और मुझको यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला, मुझको बहुत अच्छा लगा। ये कुवैत और फरीदाबाद की टीम खेल रही हैं और बहुत अच्छा मैच हो रहा है और आगरा के लिए बहुत ही वंस अगेन बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे चेयरमैन जो हैं विनोद बंसल जी ने बड़े अथक प्रयास से इतना बड़ा काम किया है कि जितना इनको मैं धन्यवाद दूं, बधाई दूं, ये बहुत थोड़ी सी बात हो। आप देख रहे हैं देश विदेश से यहाँ जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं और बड़े मनोबल से, ऐसा नहीं, और बड़ी तन्मयता से जो उन्होंने अपनी यहाँ दिखाई है, और मैं तो वास्तव में बहुत इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब तक एक ही खेला है। आप जीते हारे क्या रहा? नहीं, हम 4 पॉइंट से हार गए। 4 पॉइंट से। वैसे किसके साथ आपका मैच था? चेन्नई की टीम थी BVM। कैसा प्रदर्शन रहा वैसे आपका? अच्छा रहा, लेकिन डिफिकल्ट था थोड़ा सा। और कितने मैचेस आपके और बचे हैं अभी, क्या है? जैसे ये लीग कम नॉकआउट मैचेस खेले जा रहे हैं। हाँ जी, अभी 2 और मैचेस हैं, अगर उसमें हम जीत गए तो फिर क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे। शहर के गणमान्य जन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और चैंपियनशिप के दूसरे दिन भी पल पल बास्केट में गिरती रही हर बॉल से मैदान तालियों से गूंजता रहा। आगरा शहर में दूसरी बार आयोजित हुई सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप से शहर वासियों के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। इसी के चलते दूर दराज क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने भी आगरा शहर की जमकर तारीफ की और अच्छा खेल प्रदर्शन करने की बात कही। और इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार।